इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। एएनएम और सीएचओ एग्ज़ाम के लिए लास्ट डेट है वो आपके 14 नवंबर है, यानी कि आज से आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो रहे हैं। 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हो। किस तरह से आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने के बाद विभाग की ओर से डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी, किस डीवी टोटल कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा, आपका डीवी कब होगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको बनाने होंगे, इन सब पर वीडियो लेके आऊँगा जब आपका विभाग की ओर से नोटिस आएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और 11 नवंबर को आपका संविदा नर्स का रिजल्ट भी आएगा, तो वो रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है। तो चलिए बात करते हैं अब एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, और स्क्रूटनी फॉर्म में आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे उस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी अगर कोई स्टूडेंट कह दे कि मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं तो लॉगिन कैसे करूं, तो उस कंडीशन पर आप चाहे आरपीएससी का भी कोई फॉर्म उठा के देख लीजिए या आरएसएसबी बोर्ड का भी कोई फॉर्म उठा सकते हो। उस फॉर्म के ऊपर आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं और उसके बाद वहाँ नीचे एसएसओ आईडी भी लिखी होती है, तो वहाँ से आप अपनी एसएसओ आईडी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पासवर्ड लिखने होते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट पासवर्ड भूल गया तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगेट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालने होंगे, आपको वही कैप्चा कोड डालना है जो आपको कोष्टक में दे रखा है, जैसे कि यहाँ 914503 दे रखा है, उसी तरह आपको जो कैप्चा कोड दे रखे वो आपको लिखने होंगे। और ध्यान रखना कैप्चा कोड में यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस दे रखा, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड लिखना और उसके बाद लॉगिन कर देना। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होगी आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये सत्य में जयते का लोगों का रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपके सर्च का ऑप्शन ऊपर दे रखा होगा, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, और सत्य में जयते वाला लिखा आएगा, उसके नीचे रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से, अलग अलग ऑप्शन, होम आएगा, माई रिक्रूटमेंट आएगा, गेट एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको क्या माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। जब आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर अलग से ऑप्शन और ओपन होंगे, जिसमें आपके अलग अलग ऑप्शन दे रखेंगे, जैसे कि ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी का। ये ऑप्शन जैसे ही आपको देखने को मिले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एग्जाम का नाम आ जाएगा जिसके लिए आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल करना है, और उसके सामने आपको अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और उससे पहले स्टार्ट डेट और एंड डेट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि स्टार्ट डेट में 8 नवंबर लिखी होगी और एंड डेट में आपके 14 नवंबर देखने को लिखी होगी। तो वहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन होगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का इस तरह से ऑप्शन ओपन होगा। आपको यहाँ चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे आपके सामने वापस से इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ जो ब्लू लाइन में दे रखा है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आपको कर देना है ओके। ओके करने से पहले बॉक्स में आपको टिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप ओके करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको अलग अलग यहाँ पर सब डिटेल लिखनी होगी। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल लिखनी होगी, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल लिखनी होगी, उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस डिटेल की आवश्यकता है तो वो लिखनी होगी, उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन की आवश्यकता होगी, उसके बाद एप्लीकेंट चेकलिस्ट आवश्यकता होगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और उसके बाद अगर आपको प्रेफरेंस की जरूरत, यानी कि आप जिस भी एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन रहता है, चाहे वो सीएचओ हो, एएनएम हो, या कोई आरपीएससी का हो, या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी हो, तो उससे के कॉमन पेपर जो सैंपल पेपर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरह से यानी कि जिन भर्तियों के लिए प्रेफरेंस मांगे जाते हैं, यानी कि अलग अलग विभाग द्वारा आयोजित किए जाते, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहते हो, सेकंड किसे देना चाहते हो, उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस भी फिल करना होता है। अब सबसे पहले लिखी होती है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। अब अगर आप सीएचओ के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरे तो सीएचओ के रोल नंबर लिखने होते हैं, जो एएनएम के लिए कर रहे हैं वो एएनएम के रोल नंबर लिखेंगे।
इसके बाद एप्लीकेशन नंबर। अब अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि मुझे एप्लीकेशन नंबर नहीं पता, मैं कहाँ से लाऊं, एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया है, तो उस कंडीशन पर आप एसएसओ आईडी में माई रिक्रूटमेंट में जाइए। वहाँ पर जितने भी आज तक आपने फॉर्म फिल किए वो सभी हिस्ट्री आपके सामने होगी। उसके सामने आप जिस एग्जाम के लिए चेक करना चाहते हो एप्लीकेशन नंबर, उस एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद मेरिट क्रमांक, यानी कि रिजल्ट में आपको पता है रिजल्ट में मेरिट वाइज सबकी लिस्ट आई है, तो आपका मेरिट में कौन सी रैंक है वो आपको क्रमांक लिखना होता है। इसके बाद विज्ञापन संख्या, यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2025 में जारी हुआ, तो 2025 का कौन से नंबर का है। उसके बाद उसके पद कोड आपको लिखने होते हैं। उसके बाद आपके पद का नाम लिखना होता है। ये समझ जानकारी आप जब विज्ञापन डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके एग्जाम है वो कौन से विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उस विभाग का नाम लिखना होता है। उसके बाद आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना होता है। जैसे ही आप अपना नाम हिंदी में लिखते हो, उसके बाद आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखना होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं पिता का नाम हिंदी में लिखना होता है। उसके बाद पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना होता है, फादर्स नेम का। उसके बाद मदर्स नेम हिंदी में भी लिखना होता है, जहाँ पर रेड स्टार है यानी कि वो फिल करना कंपलसरी होता है। उसके बाद मदर्स नेम इंग्लिश में लिखना होता है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की थी वो लिखनी होती है। उसके बाद विज्ञप्ति में निर्धारित जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसके आगे फिर आपको ऑटोमेटिक लिखा आता है ईयर, मंथ और डे। तो वो तीनों चीज़ आपको जो लिखी है फॉर्म के अंदर वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद आपकी नागरिकता कौन सी है वो लिखनी होती है। उसके बाद आरक्षण वर्ग कौन सा है वो आपको लिखना होता है। निःशक्त श्रेणी में अगर आप आ रहे हो तो लिखनी होगी। निःशक्त श्रेणी में आ रहे हो तो उपनिःशक्त श्रेणी कौन सी है वो भी लिखनी होती है। फिर आपका धर्म कौन सा है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हो तो उस पर आपको फिर आगे लिखना होगा, यानी कि अगर कोई पुरुष विद्यार्थी फॉर्म फिल कर रहा है तो उसे पत्नी का नाम लिखना होगा। कोई महिला स्टूडेंट फॉर्म फिल करे तो उसे पति का नाम लिखना होगा। आपका मैरिड कब हुआ, विवाह कब हुआ वो तिथि लिखनी होगी। उसके बाद विवाह आपका कहाँ पर हुआ वो लिखना होगा। अब जब मैरिड हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट में पंजीयन नंबर है वो आपको लिखना होता। पंजीयन स्थान आप कहाँ पर है वो लिखना होगा और पंजीयन अधिकारी का नाम भी लिखना होता है। इसके बाद विवाहित होने की स्थिति में आपको संतान विवरण भी लिखना होता है। अब यहाँ 3 बॉक्स दे रखे हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको लिखना होता है 1/6/2002 से पहले आपके बच्चों की संख्या। उसके बाद वाले बॉक्स में लिखना होता है 1/6/2002 के बाद में आपके बच्चों की संख्या, और टोटल जो आती है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। अब अगर आपने संतान विवरण दे रखा है तो आपके पुत्र या पुत्री जो भी है उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। एनसीसी के हो तो हाँ या नहीं, जो भी आप पर लागू हो रहा है वो आपको लिखना होता है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो उस पर आप हाँ या ना, जो भी आप पर लागू हो रहा है वो आपको लिखना होगा। इसी तरह सेवारत कर्मचारी पर भी अगर आप पर लागू हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग आपको हाँ या ना आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको मूल निवास बताना होता है कि आप कहाँ से हैं, यानी कि आपको राज्य का नाम सेलेक्ट करना होता है, आप कौन से ज़िले से, तहसील कौन सी है, और अन्य टिप्पणी अगर आप लिखना चाहते हो तो 500 वर्ड में लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ, आपका जन्म राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, और अन्य टिप्पणी 500 वर्ड में लिखना चाहते तो वो आप लिख सकते हैं। देखो, पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होने वाले थे, लेकिन कल ही आपने देखा होगा नोटिस जारी कर दिया, वो रिजल्ट है विड्रॉ कर दिया गया, क्योंकि उसमें टाइपिंग भी होगी और वो टाइपिंग 11 दिसंबर के बाद में ही कभी भी जारी हो सकती है। नेक्स्ट वीक तक बता भी दिया जाएगा कि टाइपिंग कब होगी, इसलिए अब स्क्रूटनी फॉर्म सिर्फ CHO और ANM एग्जाम के ही फिल किए जा रहे हैं। अब पत्र व्यवहार का पता है वो भी आप देख सकते हैं। राज्य, स्टेट का नाम लिखना होगा या जिले का नाम लिखना होगा, तहसील का नाम लिखना होगा, राज्य आपको चुनना होगा, फिर जिला, शहर, गांव, वहाँ के पिन कोड। उसके बाद स्थायी एड्रेस भी आपको लिखना होगा, इसमें राज्य, जिला, तहसील, राज्य चुने, जिला, पिन कोड, जो विवरण दे रखा है वो सभी आपको फिल करना होगा। जैसे ही आपका बेसिक डिटेल आप पूरी जानकारी दे देते हो, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी होती है। और यहाँ पर आपको क्या क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल लिखनी होती है। 10th में आपके टोटल कुल कितने नंबर का था वो कुल अंक। उसके बाद रिजल्ट टाइप, आपका रिजल्ट क्या रहा। उसके बाद परसेंटेज, ग्रेड या CGPA जो भी है वो आपको फिल करना होगा। कब पास किए, सब्जेक्ट कौन सी थी, कितने महीने में, कोर्स की अवधि कितने महीने की थी, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, और प्रयास कितनी बार किया था वो संख्या लिखनी होती है। उसके बाद इसी तरह 12th की डिटेल आपको लिखनी होती है, वही चीज़
कुल अंक, रिजल्ट टाइप, प्रतिशत, वर्ष, ऐच्छिक विषय, कोर्स की अवधि, बोर्ड विश्वविद्यालय के नाम, ये सब चीज़ आपको 10th, 12th, ग्रेजुएशन, अगर आप पर पोस्ट यानी कि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म में उसका उसने जिक्र भी किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपसे मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में जो भी आपको यहाँ विवरण पूछा जाए, जो चीज़ वो आपको लिखनी है। हो सकता है आपके ये नेट, सेट, गेट ऑप्शन ना आए, क्योंकि ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है और आरएसएस भी आरपीएससी का लगभग सेम ही होता है। अब शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र है, इसमें आपको क्या फिल करना होता है, ये उन्हीं स्टूडेंट को लिखना होता है यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ, तो उन स्टूडेंट के लिए है ये। और इंटर्नशिप यदि आप पर लागू है तो आप वो कितने वर्ष की, कितने महीने की, कितने दिन की, नहीं लागू है तो छोड़ दीजिए। आरएनसी सर्टिफिकेट, उसमें आपको आरएनसी में क्या करना होगा, यहाँ संस्था का नाम लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन की दिनांक लिखनी होगी, मान्यता अवधि लिखनी होगी और विशेष विवरण में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। यदि आपको कभी भी बोर्ड द्वारा दंडित किया गया है या ब्लैकलिस्ट किया गया है तो उस परीक्षा का नाम लिखना होगा, कौन सी परीक्षा के लिए आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है, कौन से वर्ष में किया गया और कौन सा कारण है। तो विभाग का नाम, परीक्षा का नाम, वर्ष और कारण, तीनों चीज़ आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सपीरियंस, अगर आपके CHO ANM में एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो वो आपको देना होता है, नहीं मांगा जाता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास अनुभव है और आप इसका जिक्र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप दे सकते हैं। संस्था का नाम लिखना होगा आपको इसमें, और संस्था का नाम ओनली हिंदी में, नंबर अलाउ है। संस्था का पंजीयन नंबर आपको लिखना होगा, पंजीयन विभाग लिखना होगा, अनुभव की अवधि कितने महीने का अनुभव है और विशेष विवरण में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अतिरिक्त विस्तृत सूचना भी अगर कोई देना चाहते हो आप, पद का नाम, वहाँ पर आप स्थायी थे या अस्थायी, मूल वेतन, वेतनमान, ये भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यदि विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यानी कि आपने फॉर्म फिल करते समय अगर आयु में छूट चाहिए तो उसका भी विवरण आपको देना होगा, नहीं तो आपको नहीं देना है। यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, विजय चिन्ह प्राप्त किया जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, यानी कि आपने कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो या कोई अन्य अनुभव जो कि इस पद के लिए जरूरी है तो उसका विवरण देना चाहते तो आप दे सकते हैं। या फिर अन्य आपने कोई शोध किया तो ये आप इसकी भी कर सकते हैं, शोध वाला, क्योंकि इस एग्जाम के लिए शोध वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फ़ोटो की साइज़ 50 KB से 100 KB दे रखी है, यहाँ सिग्नेचर की साइज़ 20 KB से 50 KB। आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सिग्नेचर वही अपलोड करना है जो आपने फॉर्म फिल करते समय किया है, और फ़ोटो भी आपको लेटेस्ट वाला अपलोड करना है। इसके बाद आपका आता है एप्लीकेंट चेकलिस्ट। अब इसको आपको कैसे चेक करना है, यानी कि यहाँ जो चेकलिस्ट में आपको यहाँ पर जैसे शैक्षणिक योग्यता में 1 नंबर पॉइंट में पूछा गया है कि स्टूडेंट की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वदा अनुरूप है या उसमें भिन्न किंतु समकक्ष है। अब आप पर जो लागू है, अगर आपके जो शैक्षणिक योग्यता है विज्ञप्ति के अनुरूप है तो आपको इस पर टिक करना है, अगर उससे भिन्न है या उसके किंतु समकक्ष है तो आपको इस पर टिक करना होगा। इसके बाद स्टूडेंट ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता जरूरी है वो क्या आपने आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, अगर उसके बाद की है तो आपको यहाँ पर टिक करना होता है, जो भी आप पर लागू हो रहे हैं। सी पॉइंट पर है, यदि स्टूडेंट द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की थी तो क्या स्टूडेंट आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, तो इसमें भी आप अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में अगर सम्मिलित हुए हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है, नहीं हुए तो आपको यहाँ पर टिक करना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद क्या स्टूडेंट द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई है, अगर उत्तीर्ण कर ली गई है परीक्षा की तिथि तक तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर उत्तीर्ण नहीं की गई है तो यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद श्रेणी आता है, यानी कि स्टूडेंट आवेदन वो प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी, यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किया था और आपके जो प्रवेश पत्र पर आपकी कैटेगरी का उल्लेख किया गया है, क्या आप उसी कैटेगरी से हैं या भिन्न श्रेणी से। अगर उसी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है, भिन्न श्रेणी में तो आपको यहाँ पर टिक करना होता है।
इसके बाद यदि स्टूडेंट आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वो आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ। यानी कि जो आपने श्रेणी का उल्लेख किया है उस श्रेणी में आप आवेदन की तिथि से पूर्व भी आ चुके थे या आवेदन की तिथि के बाद आए हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद यदि स्टूडेंट आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवास होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अगर आपने मूल निवास का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पर टिक करना है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना होता है। इसके बाद लिखा हुआ है यदि स्टूडेंट आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अगर साक्ष्य प्रस्तुत किया है तो हाँ, नहीं किया तो नहीं। अब अगर आपने अनुभव भी दिखाया हो, अगर आपके पास अनुभव भी है इस फील्ड में और अगर आपने उसका जिक्र किया है तो यहाँ लिखा यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो स्टूडेंट ने उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता उपरांत किया या उससे पूर्व, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना होता है। यदि अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो स्टूडेंट ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत किया या उससे पूर्व, और क्या अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वदा अनुरूप है या उससे भिन्न की तुक समक्ष। तो जिनके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग, उनके लिए ये फिल किया जाता है। उसके बाद एज में छूट। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट की विज्ञप्ति निर्धारित तिथि को आयु क्या है, यानी कि जो विज्ञप्ति में आपकी डेट दे रखी होती है उसमें आपकी जो एज थी वर्ष माह और दिन वो आपको यहाँ पर लिखना है। एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसके अंदर आपके वर्ष माह दिन में डेट दे रखी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद है विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि की आयु, यानी कि जैसे CHO या ANM जिसके लिए भी आप स्क्रूटिनी फॉर्म भर रहे हो उस एग्ज़ाम की न्यूनतम और अधिकतम एज क्या है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी होती है। अब अगर आपको छूट चाहिए थी, यानी कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए अधिकतम आयु में छूट 5 वर्ष है, राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष है, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष है, विधवा विच्छेद विवाह महिला हैं उनकी कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है। तो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग अगर आयु सीमा में जिस भी कैटेगरी में आपने सेलेक्ट किया है उस कैटेगरी में आपको टिक करना होता है। इसके बाद निःशक्तजन के लिए आप देख सकते हैं सामान्य के लिए 10 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 13 वर्ष है और 15 वर्ष है। इसके बाद राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों, जिला परिषद, राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रम निगमों के कार्यपालकों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 40 वर्ष। राजस्थान सिविल सेवा सैनिक के लिए अधिकतम आयु है 50 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, सैन्य वीर चक्र या कोई अन्य विशेष योग्यता धारक भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु है 52 वर्ष। इस तरह से यहाँ पर आपका एज का दे रखा है, अलग अलग आप जाके देख सकते हैं। इस तरह से आपको एप्लीकेंट चेक लिस्ट है वो चेक करनी होती है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, यानी कि क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। यहाँ पर सभी जगह अपलोड करना कंपलसरी नहीं होता। अब आपके अलग ऑप्शन हो सकते हैं या अलग ऑप्शन होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको अपलोड करने होते हैं। आपके जो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने, और जिसमें अगर रेड स्टार आ रहा है तो उन्हें तो अपलोड करना कंपलसरी होता है, फिर चाहे वो आपका कोई भी ऑप्शन आए। अब देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, अगर आप कई सेमेस्टर की अंक तालिका अपलोड करें, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 सेमेस्टर थे तो उन तीनों सेमेस्टर को आपको एक ही PDF में मर्ज करना है। यहाँ अलग अलग 3 ऑप्शन नहीं आएंगे, यानी कि यहाँ जहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है उसके सामने एक ही PDF अपलोड होगी, और आपके सामने अगर कागज वहाँ पर दस्तावेज एक से अधिक है तो उन्हें आपको एक ही PDF में मर्ज करना होगा, उसके बाद ही आप अपलोड कर पाओगे। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है अंक पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी कि आपको 10th क्लास की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। उसके बाद आगे देखो जारी क्रमांक वो दिनांक लिखना होता है, उसके बाद संलग्न संख्या और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको दस्तावेज है वो अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपके आता है उपाधि प्रमाण पत्र हाई स्कूल, यानी कि आप देखते हो कई कई बोर्ड में 10th क्लास की अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें फिर वो दोनों अपलोड करनी होती है, जिनकी एक ही होती है तो फिर उन्हें वो एक ही अपलोड करनी होती है। यानी कि अंक तालिका से आपके मार्क्स देखे जाते हैं और प्रमाण पत्र से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। इसके बाद आता है अंक पत्र हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका आपको अपलोड करनी होती है, और उसके बाद प्रमाण पत्र 12th क्लास का अपलोड करना होता है। ये भी यहाँ पर भी वही केस है 10th वाला सेम, कि जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें अलग अलग अपलोड करने होते हैं, जिनके एक ही होते हैं उनको वो एक ही अपलोड करना होता है। इसके बाद आपकी आती है ग्रेजुएशन।
अब आपकी ग्रेजुएशन जिस कोर्स से भी की है, अब CHO के लिए कर रहे हैं, ANM के लिए कर रहे हैं, जो भी आपको यहाँ डिटेल, या हो सकता है यहाँ पर जो डिटेल देख रही हो वो ऊपर नीचे हो, आपको शो हो रही वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ जो दस्तावेज आपसे पूछे जा रहे हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं। खासकर रेड स्टार लगा हुआ होता है वो तो कंपलसरी ही अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में अगर किसी के जैसे कि 4 सेमेस्टर होते हैं या किसी के 6 सेमेस्टर होते हैं तो उनको वो सभी सेमेस्टर की अंक तालिका अपलोड करनी होती है और उन अंक तालिका को एक ही PDF में मर्ज करना होगा पहले। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास वो आपको अपलोड करना होता है। अगर आपने फॉर्म फिल करते समय पोस्ट ग्रेजुएशन का उल्लेख किया है, अगर वो आप अपलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और वो आपके संबंधित नहीं होने चाहिए, रिलेटिव नहीं होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र। अब जिन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लागू होता है उन्हें वो अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, जिन पर लागू नहीं होता वो इसको स्किप करेंगे। इसके बाद आप राजस्थान के निवासी हो, इसको लेकर मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होते हैं। यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र देखो एक बार बनता है और वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी को। मूल निवास प्रमाण पत्र मानने का ये उद्देश्य रहता है कि आप राजस्थान के निवासी हो, ये प्रूफ हो सके। और उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप MBC नॉन क्रीमी लेयर से आ रहे हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर से आ रहे हैं या EWS कैटेगरी से हो, तो आपका जाति प्रमाण पत्र अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र से काम चला सकते हैं, और वो भी अधिकतम 3 साल तक। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तब आपका अगर जाति प्रमाण पत्र एक बार बन चुका है तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, और हो सकता है आपको और भी ऑप्शन देखने को मिले, तो जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी दस्तावेज आपको अपलोड करने, खासकर रेड स्टार वाले तो अपलोड करने ही करने। जैसे ही आप अपलोड कर देते हो उसके बाद प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग विभाग द्वारा कराए जाते, तो फर्स्ट आप किसे प्रेफरेंस देना चाहते हो, सेकंड किसे देना चाहते हो, जिस एग्जाम के लिए अलग अलग विभाग है तो वो उनके लिए प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी कहा अगर दस्तावेज एक से अधिक है तो उन्हें एक साथ मर्ज करना होता है। जैसे कि विशेष नोट में लिखा हुआ है कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेजों में से ऐसे दस्तावेज जिसमें एक से अधिक पृष्ठ हैं उन समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करते समय एक ही समग्र एकीकृत फाइल बनाकर अपलोड किया जाना ही सुनिश्चित करें। यानी कि जहाँ एक से अधिक पृष्ठ है वहाँ आप उसे एक ही PDF में कंबाइन कीजिए। देखो प्रेफरेंस के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आगे लिखा हुआ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर स्टूडेंट अपने आवेदन का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। यानी कि आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कहीं कुछ गलती नहीं हुई, अगर कोई गलती हुई तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। पूर्वावलोकन में आवेदन में भरे हुए सभी विवरण शामिल हैं। पूर्वावलोकन के अंत में फाइनल सबमिट और अपडेट बटन होंगे। देखो जब आप प्रीव्यू चेक करोगे तो नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक होगा फाइनल सबमिट का और एक होगा अपडेट बटन का। यदि स्टूडेंट अपने आवेदन को अपडेट बटन पर क्लिक कर अपडेट कर सकते हैं और फाइनल बटन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट अपना आवेदन अपडेट नहीं कर सकते। यानी कि आप जब प्रीव्यू चेक करो और आपको पता चले कुछ मिस्टेक हो गई तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना, आप वो मिस्टेक को सुधार सकते हैं। अगर आपने फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दिया उसके बाद आप उस एडिट करना चाहते हो तो वो आप एडिट नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट के फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद पे फीस बटन प्रदर्शित होगा। इस बटन को क्लिक करने पर स्टूडेंट भुगतान संबंधी पृष्ठ पर अग्रसित होंगे। सफलतापूर्वक भुगतान के बाद एक PDF जनरेट होगी जिसे स्टूडेंट डाउनलोड स्क्रूटनी PDF बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपके सामने पे फी का ऑप्शन आ जाएगा और जितना भी आपका चार्ज है वो आपका चार्ज लगेगा। फीस सबमिट होने के बाद आपका स्क्रूटनी फॉर्म PDF जनरेट हो जाएगी, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर जो आपने फीस दी है उसकी भी रसीद स्लिप भी काम आएगी और स्क्रूटनी फॉर्म की भी PDF को प्रिंट निकाल कर आपको जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा उस समय इन दोनों की आपको ज़रूरत होगी। यानी कि सभी दस्तावेजों के साथ आपको ये भी लेके जाने होंगे, ओरिजिनल फ़ोटो भी जो रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो भी लेके जाना होगा, आधार कार्ड भी लेके जाना होगा जिस पर QR कोड अंकित हो स्पेशली। तो इस तरह से आपको स्क्रूटनी फॉर्म SSO ID के माध्यम से फिल करना है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा अभी तक जितने भी कैडर के रिजल्ट आए हैं 15 कैडर में से 14 कैडर के रिजल्ट आए, 15 में से 1 कैडर का रिजल्ट तो वापस ले लिया गया। तो पीछे जो 14 कैडर के रिजल्ट आए हैं उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी वो सभी रिजल्ट की PDF डाल चुका हूँ। वैसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी है, अगर वहाँ आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी रिजल्ट की PDF
देख सकते हैं। इसके अलावा जो शेष कैडर के रिजल्ट है, जैसे कि आपको मालूम है संविदा नर्स यानी कि जीएनएम हुआ, लैब टेक्नीशियन का हुआ है, केयर नर्स का हुआ है और फार्मा असिस्टेंट का हुआ। ये रिजल्ट आपको 11 नवंबर को देखने को मिलेंगे और जैसे ही रिजल्ट जारी होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको चेक करना है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जो डिलीट हुआ वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से नंबर बांटे गए हैं, कट ऑफ कितनी गई है, स्क्रूटिनी फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, डीवी के लिए कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सेफ रैंक आपको कैसे चेक करनी है, ये सभी चर्चा आपका जब 11 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और भी इस तरह से जिनका 4 नवंबर को रिजल्ट आ चुका था तो उनके भी स्क्रूटिनी फॉर्म है वो 11 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, तो उनको भी इस तरह से फिल करना है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रूटिनी फॉर्म है वो फिल किए जाते हैं। किसी को भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसी तरह आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलेगी, यानी कि जिन भी स्टूडेंट को एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो पद वर्दी को लेकर होती हो, स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, नई भर्ती को लेकर हो, कोई भी अपडेट होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। और रिजल्ट की पीडीएफ और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आयुष अधिकारी का एग्जाम आप सभी को मालूम है 26 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है।